आज हम आए हुए हैं पीडब्ल्यू और यहाँ पे टीचर को हम चैलेंज करने वाले हैं नीट का पेपर सॉल्व करने के लिए। भाई आप लोग तैयार हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स सबसे टफेस्ट था, राइट सर? तो ये सर कितने बच्चों ने छोड़ा ये मान लीजिए ये मैक्सिमम बच्चे जो है इसको छोड़ के आए होंगे, क्योंकि एक तो पूरा। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब कि जैसा कि कहा जा रहा था कि सच में फिजिक्स जो है वो जेई लेवल का है, मतलब कि ये क्वेश्चन क्या सच में एडवांस लेवल का है? बिल्कुल बिल्कुल। ये केमिस्ट्री का ये एक क्वेश्चन है और आप देखो कि इतना टाइम लग रहा है, मतलब कि क्या बच्चे को भी इतना सोचना पड़ेगा एग्जाम सेंटर पे? तो यहाँ एनटी ने क्या किया कि पेपर हार्ड तो था ही से, लेकिन बच्चों का पेशेंस चेक किया। वो ये चाह रहे थे कि जो अभी पेपर हुआ है नीट का, हाँ। उसका कंप्लीट एनालिसिस है, यानी कि इसका जो हार्डनेस लेवल है वो कितना था। आप सभी को सर क्या लगता है इस बार नीट का कट ऑफ है वो कितना जाएगा? तो हेलो एवरीबॉडी, आज हम आए हुए हैं पीडब्ल्यू और यहाँ पे टीचर को हम चैलेंज करने वाले हैं नीट का पेपर सॉल्व करने के लिए। भाई असली, भाई रियल में एकदम नीट का पेपर जो अभी बच्चों ने एग्जाम दे के आए हैं, तो यहाँ पे हम चैलेंज करेंगे टीचर को कि भाई नीट का पेपर कितने देर में सॉल्व किया जा सकता था। और बच्चों ने जो प्रॉब्लम फेस करी है फिजिक्स में भी, तो टीचर को चैलेंज करेंगे। तो भाई टीचर पीडब्ल्यू के यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब सब्जेक्ट के हम टीचर लेके आए हैं सॉल्व करवाने के लिए। आ जाओ। तो भाई साहब ये रहा हमारे पास नीट का पेपर और अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे टीचर से मिलेंगे। हमने हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट यहाँ पे बिठा रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके। आ जाओ। समय कम इन, आप लोग तैयार हैं? तो आज बेसिकली मतलब कि मैं ये वीडियो यही बना रहा हूँ कि आज मैं टीचर्स को चैलेंज करने वाला हूँ, पीडब्ल्यू के जो फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे स्टार फैकल्टीज़ हैं, कि पेपर क्या सच में इतना टफ था, क्या सच में बच्चों की हालात ख़राब हो गई। और लाइव आप देखेंगे। मैं हर फैकल्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा जाए, यहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व करा जाए जो एक तरीके से थोड़ा टफेस्ट हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो 3 घंटे का पेपर यहाँ सॉल्व करेंगे तो वीडियो 3 घंटे की हो जाएगी, उतना पॉसिबल नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन सर मैं रैंडम चैलेंज करूँगा आप लोगों को, जो मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ, राइट सर? और यहाँ पे ये बिल्कुल लेके रेडी है कॉपी वगैरह सॉल्व करने के लिए सर। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपको बताने के लिए, तो स्टे कनेक्टेड। तो हमारे साथ यहाँ पे रोहित गौतम सर हैं, नीट हेड सर, वेलकम टू माय चैनल। फिर हमारे साथ मनोज वैष्णव सर हैं, जो कि जूलॉजी के हमारे स्टार फैकल्टी हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ प्रवीण लड्डा सर हैं, जो कि फिजिक्स के हमारे स्टार फैकल्टी हैं। फिर हमारे साथ प्रदीप चिटोरा सर हैं, जो कि केमिस्ट्री से हैं, केमिस्ट्री के हमारे स्टार फैकल्टी हैं। तो सर रेडी? एक एक क्वेश्चन में रैंडम चैलेंज करने वाला हूँ आप लोगों को और सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे सर ये पेपर, फिर उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स सबसे टफेस्ट था, राइट सर? तो पहला चैलेंज सर आपको। तो एक ही क्वेश्चन है, आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास पेपर कोड 48 है, तो इसमें से एक क्वेश्चन हम देने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, तो ये सुनने में आया कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है। सर आपका क्या राय है सर, ये सच में? बिल्कुल ये टफ क्वेश्चन है। इसको जो है मैक्सिमम बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है, एक वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है। अब यहाँ पर ये जो है नीचे एक सैंड बैग है और इस सैंड बैग में नीचे होल किया हुआ है, जिससे मास क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ। मीन्स यहाँ पर ये जो मास है कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो आपको पूछा है इनमें से फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी एवरेज वैल्यू और एवरेज एम्पलीट्यूड में कौन सा ग्राफ सही होगा। तो देखिए हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√m/k। मास इसका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा इसका, कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t, टी आपका डिक्रीज हो रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है, ये नहीं होगा, इसमें इंक्रीज हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो इन तीनों में सेम है, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। अब बात करें हम एम्पलीट्यूड, तो देखिए यहाँ पर जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो एक्सटेंशन होता है वो होता है mg = kx0। तो ये x0 जो है ये इसमें इनिशियल एक्सटेंशन होगी। तो मास डिक्रीज होगा तो ये x0 भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मीन्स एम्पलीट्यूड इसका क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एम्पलीट्यूड डिक्रीज ऑप्शन देखें तो इसमें इंक्रीज हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें डिक्रीज हो रहा है लेकिन हमने ऑलरेडी ये गलत कर चुका है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें कांस्टेंट है तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज हो रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर होगा। क्या बात है! तो या राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो ये सर कितने बच्चों ने छोड़ा ये मान लीजिए ये मैक्सिमम बच्चे जो है इसको
छोड़ के आए होंगे, क्योंकि एक तो पूरा सिंगल पेज पे ये जो है क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे इसकी साइज को जो देखते हुए, जो इसमें क्वेश्चन की जो साइज है उसको देख के बच्चा डर गया है और उसने इस क्वेश्चन को लगा कि भाई ये मुझसे नहीं होगा, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है, तो उसने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। काफी बच्चों का डाउट रहा है। बिल्कुल, ये काफ़ी बच्चों का डाउट रहा है, मैक्सिमम बच्चा इसको छोड़ गया। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब कि जैसा कि कहा जा रहा था कि सच में फिजिक्स जो है वो जेई लेवल का है, मतलब कि ये बिल्कुल। क्वेश्चन क्या सच में एडवांस लेवल का है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जेई एडवांस को टच करने वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चन जो है जेई एडवांस को टच कर रहे हैं। बाकी मैं 10-15 क्वेश्चन की बात करूं तो वो कुछ ऐसे लेंदी हैं कि उनमें टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। राइट सर। तो कुल मिला के जो पेपर है वो टफ और लेंदी दोनों हो गया इसका। सर ने कितने अच्छे तरीके से आपको बताया कि फिजिक्स का जो था पेपर, उसमें ऐसे क्वेश्चन जो थे वो कैसे टफ थे, और सर ने सॉल्व करके भी बताया। अब बारी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन मैं सर को यहाँ पे देने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए। सर एक ये क्वेश्चन है और मुझे इसमें से पता लगा है कि ये थोड़ा सा टफर साइड था, या क्या लेवल आपके हिसाब से क्या था सर? मुझे तो, क्योंकि मैं किसी बच्चे का ही पेपर लेके आया हूँ उठा के, और उसके हिसाब से ये थोड़ा टफ लगा था उसको। ये जो क्वेश्चन है सिद्ध, ये केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है उसका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नॉर्मली नीट एग्जामिनेशन में इंटीजर टाइप क्वेश्चन नेग्लिजिबल आते हैं, जो नॉर्मली जेई का ही ट्रेंड है, और अगर आते भी तो उसका जो आंसर है वो सिंगल डिजिट में जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 डिजिट में जा रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। कितना देर में ये सॉल्व हो सकता है? मेरे हिसाब से अगर मैं एज ए स्टूडेंट सोचता हूँ तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम तो मुझे इसमें लग जाएगा। सर स्टार्ट करें एक बार, सॉल्व करके देखते ही है। ये सर अपन कोड नंबर 48 पर हैं और इसका ये क्वेश्चन नंबर 66 अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे दिया हुआ है, दैट इज़ C4H8O, और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें आपको साइक्लिक ईथर आइडेंटिफाई करने हैं। और जो सबसे टफेस्ट पार्ट है सर वो इसमें ये है कि आपको साफ साफ बोला हुआ है बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो, बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो। अब इस क्वेश्चन को क्यों डिफिकल्ट बच्चों ने बताया है आपको, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद उन स्ट्रक्चरल आइसोमर से स्टीरियो निकालने पड़ेंगे। तो अगर आपका इनिशियल पार्टी गलत हो गया तो स्टीरियो तो आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे। आइए अपन जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको डी निकालना होता है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो डी ये आ जाएगा 1। डी से हमें ये पता चलता है कि इस कंपाउंड में क्या क्या हम बना सकते हैं, बट क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है साइक्लिक ईथर, तो आपको इसमें केवल और केवल साइक्लिक ईथर बना करके चलने हैं, है ना। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा और फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल नहीं लोगे आप, ईथर ले पाओगे। तो सबसे पहले अपन मॉलिक्यूलर फार्मूले का ध्यान रखते हुए चल लें। तो मैंने एक तो ऑक्सीजन ले लिया और 4 कार्बन ले लिए, क्योंकि टोटल एटम मेरे पास कितने साइकिल के अंदर 5, तो ये तो हो गया मेरा स्ट्रक्चरल आइसोमर नंबर 1। अब एज यूजुअल हम क्या करेंगे, रिंग के साइज को रिड्यूस करेंगे और जो बचा हुआ कार्बन है उसको एज अ ब्रांच अटैच कर देंगे। तो मैंने ये टोटल ऑक्सीजन मिला करके 4 एटम ले लिए, एक एटम जो बचा है उसको मैंने एज अ ब्रांच के अटैच कर दिया, तो ये हो गया मिथाइल। अब मैं इस मिथाइल की पोजीशन चेंज कर सकता हूं, तो उसी सिस्टम में, उसी स्केलेटन में मैंने मिथाइल को नंबर 2 के बजाय नंबर 3 पे ले लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो रिंग का साइज है वो मिनिमाइज कर दूंगा, दैट विल बी 3 मेंबर रिंग। तो ये हो गया सर 3 मेंबर रिंग। इस 3 मेंबर रिंग में मुझे 5 एटम टोटल है मेरे पास रिंग बनाने वाले, तो बचे हुए 2 कार्बन को अटैच करना है। तो 2 कार्बन को या तो मैं ऐसे अटैच कर लेता हूँ और या फिर इन्हीं 2 कार्बन को मैं अलग अलग कार्बन पे अटैच कर लूँगा। तो ये हो जाएगा सर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसके साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी इसमें जो हम हमेशा विद्यापीठ में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के दौरान बताते हैं कि जो डाई मिथाइल आपने लिखे हुए हैं इसके बजाय आप इथाइल सब्स्टिट्यूट में यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो क्वेश्चन की इनिशियल डिमांड थी। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि स्टीरियो भी आपको असेस करने हैं, तो अब इन क्वेश्चंस के अंदर मुझे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी किरिल कार्बन को चेक करना पड़ेगा और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन निकाल पाऊंगा। तो इसके अंदर अगर मैं चेक करूँ तो किरिल कार्बन एब्सेंट है। इसके अंदर अगर मैं चेक कर लूँ तो सर यहाँ पे एक सिंगल किरिल कार्बन अवेलेबल है। इसकी अगर बात कर लूँ तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होगी, दैट्स वाई इस कार्बन को किरिल कार्बन नहीं माना जाएगा। इसके अंदर भी किरिल कार्बन एब्सेंट है, बट इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 2 किरिल सेंटर या किरिल कार्बन अवेलेबल है, दिस एंड एज वेल एज दिस। और इसके अंदर भी अगर मैं चेक कर लूँ तो इसके अंदर भी किरिल कार्बन है 1। एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को बता रखा है कि अगर किसी कंपाउंड में सिंगल किरिल कार्बन होता है तो उसके टोटल स्टीरियो आइसोमर बनते हैं 2, जिसको डेक्स्ट्रोलेवो या आरएस कॉन्फ़िगरेशन से हम बताते हैं। तो जहाँ पे स्टीरियो नहीं बनेगा उसको तो आप 1 काउंट कर लोगे, तो ये तो हो गया सर टोटल 1। इसके अंदर सिंगल किरिल कार्बन है तो उसके टोटल आइसोमर हो जाएंगे 2। इसमें किरिल कार्बन एब्सेंट है तो ये हो जाएगा 1। इसके अंदर किरिल कार्बन नहीं है तो ये भी हो जाएगा 1। इसके अंदर किरिल कार्बन 1 है तो इसको अपन 2 की पावर 1 से 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर भी एक मजेदार बात या ट्विस्ट है सर कि किरिल कार्बन 2 है, जल्दबाजी में बच्चा क्या करता है 2 की पावर 2 दैट विल बी 4,
लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल, तो इसके अंदर आइसोमर 4 नहीं बल्कि 4 से कम और 2 से ज़्यादा बनेंगे, यानी कि कितने बनेंगे 3। फॉर्मूला नहीं लूंगा क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा। तो इसके टोटल आइसोमर कितने बनेंगे 3। अब ये नंबर हमें काउंट करना है तो काउंट कर लेते हैं सर। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए सर 10 आइसोमर, जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है। तो फिर भी सर मतलब कि जो हम देख पा रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री का ये एक क्वेश्चन है और आप देखो कि इतना टाइम लग रहा है, मतलब कि क्या बच्चे को भी इतना सोचना पड़ेगा एग्जाम सेंटर पे? सर ये तो एक क्वेश्चन है, अदरवाइज अगर अपन फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन पे जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। और उसके साथ साथ एक एनालिसिस में जो हमारी टीम ने डिसाइड किया सर, केमिस्ट्री की केवल अगर मैं बात करूँ तो 45 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंगल स्टेट ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो नहीं थे। किस प्रकार के थे सर? 6 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाले थे, 4 क्वेश्चन मैच द कॉलम वाले थे और 6 क्वेश्चन ऐसे थे सर जिसके अंदर अपन को मोर देन 1 करेक्ट जो होते हैं ABC, AB या ABCD टाइप के ऑप्शन टिक करने थे। तो 45 में से 16, यानी कि केमिस्ट्री का 1/3 पेपर ऐसा था इसमें बच्चे को टाइम 1 मिनट या कई बार इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए केमिस्ट्री का पेपर भी लेंथी तो डेफिनेटली माना जाएगा। तो मतलब केमिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बट केमिस्ट्री का लेवल सर क्या था इस बार? सर केमिस्ट्री का लेवल हमेशा की तरह मॉडरेट टू लिटिल बिट डिफिकल्ट हम मान सकते हैं, लेकिन इस बार ओवरऑल जो प्रॉब्लम बच्चों को रही वो ये रही कि बच्चा जब पेपर स्टार्ट करता है वो या तो बायो से करता है मैक्सिमम टाइम, या कभी कभार केमिस्ट्री से स्टार्ट करता है, फिजिक्स हमेशा लास्ट में करता है। तो केमिस्ट्री अगर उसने स्टार्ट भी किया या बीच में भी किया तो दोनों ही सिचुएशन में उसका टाइम फिजिक्स के लिए कम बन गया, जो एक अल्टीमेट प्रॉब्लम थी उसका एक सबसे बड़ा रीज़न माना जा सकता है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अब पारी है बायोलॉजी की, राइट सर? तो बायोलॉजी का एक क्वेश्चन सर मेरे पास है, ये क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 97 और हमारे पास जो सेट है वो 48 नंबर है ना? तो इसका 97 क्वेश्चन है, तो ये हम अभी सर को चैलेंज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। सर ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में बताइए, आपके हिसाब से टफ, मीडियम, ईजी क्या लग रहा है? ये क्वेश्चन हम कहेंगे मीडियम से थोड़ा ऊपर है। इसमें उन्होंने क्या है, बच्चे की अलग अलग चैप्टर में नॉलेज को चेक करने की कोशिश की है। मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं दिया, डिफरेंट चैप्टर से इस क्वेश्चन को दिया और उसमें उन्होंने कॉलम मैचिंग पूछा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन इस बार हम कहेंगे बायोलॉजी में आए हैं जहाँ पर बच्चों को मतलब डिफरेंट चैप्टर को उन्होंने मिक्स करके क्वेश्चन दिया है। तो मेरा मानना है कि जैसे हम यहाँ बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन, तो उन्होंने कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, ठीक है। हम बात करें रिलैक्सिन तो ओवेरी, तो यहाँ ओवेरी को उन्होंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी टच कर लिया और एंडोक्राइन पार्ट से भी टच कर लिया। हम कहेंगे कि जैसे हम बात करेंगे मिलेनोसाइट, तो मिलेनोसाइट पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होता है, ठीक है। कैटेकोलेमिन से ये एडिनल, हम बात करेंगे कि एडिनल मेडुला से जो एडिनल नॉर एडिनेलिन हो उनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं, कैटेकोलेमिन से बोलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि मतलब काफ़ी सारे हम कहेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बच्चों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बच्चों को मतलब मैं बायोलॉजी की बोलना चाहूँगा कि पेपर लेंदी था। जैसा सर ने सही बोला कि जब बायो बच्चा स्टार्ट किया तो उसको 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया। अब जब वो केमिस्ट्री पे आया वहाँ भी उसको टाइम लगा। तो लास्ट में अगर उसने फिजिक्स किया होगा तो वो फिजिक्स उसका वैसे पेपर हार्ड था, एडवांस लेवल का था और उसके क्वेश्चन वो छूट गए। सर आप बताएं मतलब कि बायोलॉजी के लिए, जैसे कि अब तो ये हमने क्वेश्चन जो चैलेंज करने थे थोड़े थोड़े हमने कर दिए हैं, बायोलॉजी का पेपर का जो लेवल था वो सर बाकी ईयर से कैसा लगा इस बार आप लोग? देखो इस बार क्या है कि बच्चों के साथ एक कंसर्न था कि उन पैटर्न चेंज हुआ लगभग 2 महीने पहले। तो 2 महीने पहले बच्चों को क्या 50, जैसे मैं बात करूँ पूरी 9 मतलब 100 क्वेश्चन में से 90 करने होते थे। तो फिर क्या हुआ कि 90 में से 90 क्वेश्चन करने हुआ, तो उसमें बच्चों को क्या है कि काफ़ी सारे जैसे उनके मार्क्स भी थोड़े डिक्लाइन हुए और मतलब क्या है कि बच्चा उसको मैनेज नहीं कर पाया और फिर पेपर लेंदी आ गया। तो यहाँ एनटी ने क्या किया कि पेपर हार्ड तो था ही से, लेकिन बच्चों का पेशेंस चेक किया। वो ये चाह रहे थे कि बच्चा कम पेपर करे लेकिन अच्छा करे, और बच्चे चाह रहे थे कि हम पूरा पेपर करें। तो वहाँ बच्चे क्या मिस मैनेज कर गए और उनका कई सारे अच्छे बच्चे थे, उनका स्कोर जो 690 700 के आसपास आता था वो भी 550 के आसपास पहुँच गए। तो ये एक बड़ा कंसर्न रहा पेपर के रिगार्डिंग। सर आप काफ़ी देर से कुछ लिख रहे हैं, आपको सर मैंने भी कुछ चैलेंज नहीं किया है, पर ये क्या मेरे लिए कोई चैलेंज आप तैयार कर रहे हैं? क्या है सर ये? ये जो अभी पेपर हुआ है नीट का, हाँ। उसका कंप्लीट एनालिसिस है, यानी कि इसका जो हार्डनेस लेवल है वो कितना था। तो अगर देखें हम 180 क्वेश्चन जो है टोटल, इसमें से 60 लगभग इजी थे, 69 मीडियम थे
और 51 हार्ड थे। इसको भी बाइफर्केट अगर करें, 51 जो हार्ड क्वेश्चन थे उनमें फिजिक्स में लगभग 16 क्वेश्चन हार्ड थे, केमिस्ट्री में 15 से 16, बॉटनी में लगभग 14 और जूलॉजी में 6 क्वेश्चन। सेम इसी तरह से अगर वेटेज देखें 11th और 12th का, तो 11th से लगभग 48% क्वेश्चन थे और 52% के आसपास क्वेश्चन 12th से थे। तो ये कंप्लीट एनालिसिस अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं फाइनली कि ये पेपर हार्ड था। सर जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब तरीके के यहाँ पे हमारे पास फैकल्टीज़ हैं, तो आप सभी को सर क्या लगता है इस बार जो नीट का कट ऑफ है वो कितना जाएगा, क्या लगता है सर आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि बार बार बच्चे अपना रिजल्ट बता रहे हैं कि सर हमारा इतना आ रहा है इतना आ रहा है, तो एक रेंज फिक्स हो गई है। तो जैसा लास्ट ईयर तक हम प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि यार एक एक मार्क्स जो हैं उसके ऊपर मल्टीपल बच्चे थे, पर इस बार मुझे लग रहा है कि 2 रैंक के बीच में गैप ज़्यादा होगा। तो इसलिए कोई ये ना कहे कि 500 कट ऑफ जाएगी या ये जाएगी, मुझे लग रहा है एक रेंज फिक्स करनी चाहिए, 500 से 540 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। इतना कम? हाँ, इतना कम जा सकता है, क्योंकि सीधा सीधा अगर हम देखें जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, उससे सीधा लगभग 100 to 110 मार्क्स हमें डिक्लाइन करने होंगे, तब जाके हम उस रेंज में फिक्स अपने आप को ला पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा लगता है उसको कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, डेफिनेट सी बात है इस पेपर को देख के तो असमंजस की स्थिति बन गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेफ साइड रहते हुए 450 से अगर मार्क्स किसी के कम आ रहे हैं और वो चाहता है कि उसको फिर से नीट देना है, तो अब स्ट्रेटजी कुछ नई बनानी पड़ेगी और बहुत नए तरीके से प्लानिंग करनी। क्या सर वो बनानी पड़ेगी, क्या आप सजेस्ट करेंगे बच्चों को? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों अब को पीडब्ल्यू क्या अलग से वैसे बच्चों के लिए सोच रहा है जिन बच्चों का थोड़ा पेपर बिल्कुल सही ना गया? दरअसल ये पेपर जो है, इस पेपर ने बहुत सारे नए ट्रेंड सेट कर दिए हैं। बच्चों को भी इससे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। डे 1 से उनके पास एक प्रोटोकॉल, एक प्री प्लान होना चाहिए कि हमें कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, उनको फिजिक्स के कौन से कोर पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री के कौन से कोर पार्ट पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी में जब भी यूनिट स्टार्ट होती है तो उसके पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जिसमें साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन होता है, वो बच्चे स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं थे, तो वहाँ से इस बार क्वेश्चन आ गया। तो अब चैप्टर का जो आपका पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो भी पढ़ना है, इवन समरी भी पढ़नी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस बार बदली है। हम यहाँ पर विद्यापीठ में वैसे तो बच्चों को एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक देते हैं जिसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, जिससे बच्चे को ज़्यादा एक रेंज मिले कि ओके मैं इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहा हूँ। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर जो इस बार हुआ उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो रहा जिससे बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, दैट विल बी टाइम मैनेजमेंट अगले साल के लिए भी। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बच्चों को फोकस करना है, तो उसके लिए हम विद्यापीठ में यहाँ पे रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे एक सेट टाइम फ्रेम में, ताकि एक कम टाइम में बच्चा कैसे ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। सर ऑफलाइन की कितनी इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे देखते हैं, जैसा इस बार का पेपर गया है? ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन की इम्पोर्टेंस तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे के जो डाउट्स हैं वो 1-to-1 अगर सोल्व हो पाएंगे तो ही वो बच्चा थोड़ा सा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएगा। एक ही कंसेप्ट के अगर वो मल्टीपल क्वेश्चन करेगा तो भी उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इवन जो रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ जो टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट, उससे भी उसे ये पता लग पाएगा कि वो कितने गहरे पानी में। तो सारा चीज़ हो गया, सारा एनालिसिस हो गया। फाइनली जाते जाते अब मैं आपसे पूछ कर जाना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए अभी कौन सा बैचेस कब से क्या आने वाला है, जैसे कि आपने बताया कि ये सारा चीज़ करना ज़रूरी है, और फिर उसके साथ स्कॉलरशिप वगैरह भी क्या प्लान कर रहे हैं जो बच्चे अभी आना चाहते हैं? जो बच्चे अभी आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं स्कॉलरशिप की बात करता हूँ। तो अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं विद्यापीठ कोटा पे। सबसे पहला तो बोर्ड के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप है। दूसरा, नीट का जो स्कोर है उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप है। और तीसरा, यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, दैट इज़ सेट, तो उसके बेसिस पे भी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर बैच की बात करें तो 19th जो डेट है उसको बैच आ रहा है, और उसके बाद भी वीकली बेसिस पे बैचेस आते रहेंगे। इवन नीट का जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट आएगा उसके बाद भी हम बैचेस बनाने वाले हैं, तो बच्चे चाहें तो आकर विज़िट कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक थोड़ा बहुत, हालांकि टीचर्स ने ऑलरेडी डिटेल एनालिसिस दे चुके हैं, आपने देखे भी होंगे। मैं भी चाहता था कि एक बार मिल के डायरेक्ट मैं भी जानूं, क्योंकि मुझे भी गाइड करना रहता है आगे बच्चों को कि भाई कैसे आ सकते हो एडमिशन के लिए। तो थैंक्स सर, आप लोगों ने अपनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। आप लोगों का भी टाइम हो रहा होगा लंच वगैरह का, मैंने शायद रोक रखा है आप लोगों को, सॉरी उसके लिए। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और भी इस इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, और एडमिशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है यहाँ पे स्क्रीन पे, कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन वगैरह में सब जगह दे दिया है, आप जाके वहाँ से एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।